औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी चैनल टेस्ट प्रिपरेशन में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। तो आज हम KPPSC के स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के जो पेपर्स है उसके फर्स्ट पेपर का हम 5वां लेक्चर बनाते हैं और इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 79 से हम स्टार्ट लेते हैं। तो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की आज की इस वीडियो में। In multiple linear regression analysis, the square root of mean squared error, that is MSE, is called the standard error of estimate। कहते हैं कि हमारे पास अगर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस हो और फिर हम उसमें MSE फाइंड करें, मीन स्क्वायर एरर जिसको हम कहते हैं, और MSE का अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर रूट किस चीज़ की बराबर होगी? ये बराबर होगी स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट। ठीक है, अगर आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस में MSE का स्क्वायर रूट ले लें तो इससे क्या आ जाएगा? इससे बन जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। इन मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस द पर्पस ऑफ सॉल्विंग द नॉर्मल इक्वेशंस इज टू फाइंड। जब आप मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस करते हो तो कहते हैं कि उसमें हम सॉल्विंग ऑफ द नॉर्मल इक्वेशंस करते हैं। तो ये जो हम नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं इसका पर्पस क्या है? ये किस मकसद के लिए हम करते हैं? तो हम इस मकसद के लिए करते हैं कि हम क्या फाइंड कर ले? द कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट्स इन द लीस्ट स्क्वायर्स रिलेशनशिप। लीस्ट स्क्वायर्स रिलेशनशिप में जो हमारे पास कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स होते हैं उसको फाइंड करने के लिए हम मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में जो सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन करते हैं इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए करते हैं। मतलब हमारा मकसद ये चीज़ें फाइंड करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81। डेटा कंसर्निंग इवेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड व्हाट। कहते हैं कि वो डेटा जो एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ कंसर्न हो, मतलब टाइम के साथ हम जो है इस डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो इस डेटा को क्या कहते हैं? इस डेटा को कहते हैं टाइम सीरीज़ डेटा। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। Which of the following is not a component of time series? टाइम सीरीज़ का कौन सा जो है वो कंपोनेंट नहीं है? तो हमारे पास टाइम सीरीज़ के 4 कंपोनेंट्स है। एक हमारे पास है सेकुलर ट्रेंड। ठीक है, सेकुलर ट्रेंड जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। दूसरा हमारे पास है सीजनल वेरिएशन। तीसरा जो है वो है साइक्लिकल वेरिएशन और चौथा जो है वो है इर्रेगुलर या रैंडम वेरिएशन। ठीक है, तो अब कहते हैं इसमें कि कौन सा जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ नहीं है। तो वेरिएंस जो है वो कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़ नहीं है। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ में हमारे पास 4 कंपोनेंट्स है। सेकुलर ट्रेंड है, इर्रेगुलर या रैंडम वेरिएशन है, सीजनल वेरिएशन है और साइक्लिक वेरिएशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83। इन अ टाइम सीरीज सेकुलर वेरिएशन इज। टाइम सीरीज में हमारे पास सेकुलर वेरिएशन जो है ये क्या है? ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है। सेकुलर वेरिएशन जो है ये एक लॉन्ग टर्म वेरिएशन होता है, जबकि साइक्लिक वेरिएशन जो है ये एक साइकिल को रिपीट करता है। ये भी एक लॉन्ग टर्म वेरिएशन हो सकता है। ये 4 साल, 10 साल, 20 साल बाद मतलब अपने आप को रिपीट कर रहा होता है। ठीक है, जबकि सीजनल वेरिएशन जो है ये सीजनल वेरिएशन हमारे पास सीज़न पे डिपेंड करता है। ये साल में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा आ सकते हैं। मतलब हर सीज़न के साथ अपने आप चीज़ को जो रिपीट हो रहा है, जैसे कि
सर्दी में सर्दी वाले कपड़े यूज़ हो रहे हैं और गर्मी में गर्मी वाले कपड़े यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सीजनल वेरिएशन है। और इर्रेगुलर या रैंडम वेरिएशन वो होते हैं जो इसके लिए कोई टाइम मुकर्रर नहीं होता, ये अचानक आते हैं। मतलब जैसे क्या अर्थक्वेक है हमारे पास, अर्थक्वेक जो है वो किसी भी टाइम आ सकता है, या जो है फ्लड्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास इर्रेगुलर या रैंडम वेरिएशंस होते हैं। चूँकि यहाँ सेकुलर वेरिएशन की बात कर रहे हैं, तो सेकुलर वेरिएशन जो है एक लॉन्ग टर्म वेरिएशन होता है और ये 5 साल 10 साल या 15 साल बाद आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, a cyclic variation is a one that goes around in circles। ऑप्शन ए में है one that makes a number of years to complete, ऑप्शन सी में है one that occurs 4 times in a year, और ऑप्शन बी में है one that goes around in circle। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, ठीक है। और ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में है a regular change, तो ये भी करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 का देखिए, the number of cars sold by a car dealer during just 6 months in 2003 was as following। एक कार डीलर है 2003 में, उसने 6 मंथ्स में ये कार्स जो है ये उन्होंने फ़रोख्त कर दी है। जनवरी में 18, फरवरी में 16, मार्च में 28, अप्रैल में 51, मई में 47 और जून में 55। ये कार्स एक डीलर ने सॉल्व की है, फ़रोख्त कर दी है। अब कहते हैं व्हाट आर द फर्स्ट 3 मंथली मूविंग एवरेज। फर्स्ट कहते हैं कि 3 मंथली मूविंग एवरेज फाइंड करना है, लेकिन फर्स्ट फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट 3 मंथली मूविंग एवरेज। तो फर्स्ट का मतलब ये है कि आपने स्टार्ट से वैल्यू लेनी है यहाँ से। तो फर्स्ट वाली वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू जो है वो है 16 और थर्ड वैल्यू जो है वो है 28। हम इन तीनों को जमा करेंगे, इससे आता है 62 और 62 को 3 पर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 20.67। अब हमने इन तीनों को क्यों जमा किया, क्योंकि कहते हैं कि फर्स्ट एवरेज फाइंड करना है, लेकिन 3 मंथली मूविंग एवरेज। मंथली मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि जितनी मंथ की बात आपको बताया गया हो, यहाँ 3 मंथ्स की बात हो रही है, तो हम पहले 18, 16 और 28 को जमा कर लेंगे और 3 पर डिवाइड कर लेंगे तो उससे आएगा 20.67। फिर हम 16, 28 और 51 इन तीनों को जमा करेंगे, ठीक है। इन तीनों को जमा करेंगे और इससे इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो उससे नेक्स्ट हमारे पास जो मूविंग एवरेज है वो फाइंड आउट हो जाएगा। थर्ड नंबर पर हम 28, 51 और इसके साथ 47 को ऐड कर लेंगे और फिर 3 पर डिवाइड कर लेंगे तो फोर्थ वन फाइंड हो जाएगा। फिर 51 को 47 के साथ और 58 के साथ ऐड कर लेंगे तो वो फिफ्थ नंबर जो हमारे पास मूविंग एवरेज है वो फाइंड करेगा। अब नेक्स्ट कोई वैल्यू है नहीं, तो बस ये लास्ट वाला हो गया। अगर आपको लास्ट वाले के बारे में बताया गया हो कि लास्ट मंथली मूविंग एवरेज फाइंड कर लो, तो फिर आपने 51 + 47 + 55 को ऐड करके 3 पर डिवाइड करना है, ठीक है। समझ आया होगा शायद अभी तक। क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए, हिस्टोग्राम इज अच्छा। अब कहते हैं कि हिस्टोग्राम क्या है। ऑप्शन ए में है अ फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ऑप्शन बी में है अ टाइम सीरीज ग्राफ, सी में है अ ग्राफ प्लॉटिंग मीन अगेंस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन और डी में है अ कोरिलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट। तो हिस्टोग्राम जो है ये एक फ्रीक्वेंसी ग्राफ है और ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ड्रा करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन किसी इस तरह कहोगे हिस्टोग्राम जो है वो कौन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ड्रा करते हैं, ऑप्शन में आपके पास कंटिन्यूस हो, डिस्क्रीट हो, ग्रुपेड हो, अनग्रुपेड हो, तो आपने क्या करना है, आपने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, द वीकली टेकिंग्स इन अ शॉप ओवर 5 वीक्स आर वर एज फॉलोज। एक दुकानदार है, उसके वीकली टेकिंग जो है 5 वीक्स के वो नीचे दिए गए हैं, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड, फोर्थ एंड 5। और टेकिंग्स कितने हैं, 98 रुपीज़, 112, 161, 109 एंड 101। अब क्या कहते हैं, द फर्स्ट 4 वीकली मूविंग एवरेजेस वाज। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जिसके हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है, यहाँ ये वाला 85 नंबर। ये 87 भी इसी तरह का है, लेकिन वहाँ 3 मंथली मूविंग एवरेज था, यहाँ 4
वीकली मूविंग एवरेज है। वहाँ मंथ्स की हमारे पास जो वैल्यूज थी वो दी गई थी, अब यहाँ वीक की दी गई है तो वीक की बात हो रही है। और यहाँ 3 की जगह हम 4 को ऐड कर लेंगे, तो हम 98 को 112 के साथ, 112 को 116 और फिर 161 और फिर 101 के साथ, इन 4 को जमा करेंगे। इन 4 को जब आप जमा करते हो तो इससे आता है 480, 480। 480 को 4 पर डिवाइड कर लेंगे क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 है, ठीक है, इसके साथ हमने ऐड करना है। तो अब इस 480/4 कर लेंगे तो यह इससे 1 आ जाएगा, इससे 2 आ जाएगा और 2 आ जाएगा तो 120। हमारे पास सी ऑप्शन जो है 120 करेक्ट हो गया। और यह भी फर्स्ट की बात हो रही है तो फर्स्ट मूविंग एवरेज फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 को देखिए। द फॉलोइंग टेबल शोज इन थाउजेंड्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय अ फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। कहते हैं कि 2 साल में एक फर्म ने जो है ये बिजली यूज़ की है 1000 में। 1000 में क्या मतलब है, मतलब 85,000, 49,000, 25,000, 87,000 एंड सो ऑन। तो ये क्वार्टर्स दी गई है, ठीक है। फर्स्ट साल के क्वार्टर्स है 1 से लेकर 4 तक और ये सेकंड क्वार्टर्स है 1 से लेकर 4 तक। अब कहते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द सेकंड 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज। तो ये जो 2 साल दे गए है और ये जो है हमारे पास फर्स्ट ईयर के क्वार्टर्स है, ये सेकंड ईयर के क्वार्टर्स है, तो इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सेकंड क्वार्टरली मूविंग एवरेज आपने फाइंड करना है और 4 मतलब 4 जो हमारे पास वैल्यूज है वो ऐड करनी है, ठीक है। लेकिन सेकंड क्वार्टरली मूविंग एवरेज है तो सेकंड क्वार्टरली मूविंग का एवरेज का मतलब ये नहीं है कि आप इस साल को छोड़े और इस साल को से मतलब स्टार्ट कर ले, यानी इस साल की वैल्यूज को आप ऐड कर ले और इससे जो आंसर आएगा वो ठीक होगा, नहीं। सेकंड का मतलब ये है जैसे कि मैंने पहले बताया कि वहाँ फर्स्ट की बात हो रही थी तो हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था, अब सेकंड की बात हो रही है तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यूज है 4 ये हम ऐड कर लेंगे। 49, 25, 87 और 89 को ऐड कर लेंगे तो इससे आएगा 250। अब 250 को अगर 4 पर डिवाइड कर लेंगे तो इससे आता है 62.50। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगी। सेकंड 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज की बात हो रही है, अगर थर्ड की बात हो रही हो तो फिर हम 25 से स्टार्ट लेंगे यहाँ तक, फोर्थ की बात हो रही हो तो हम 87 से स्टार्ट लेंगे यहाँ तक, फिफ्थ की बात हो रही हो तो हम 89 से स्टार्ट लेंगे यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89। Suppose you were considering a time series of data for the quarters of 1992 and 1993. The third quarter of 1993 would be quoted as a। अच्छा, अब कहते हैं कि आपके पास अगर टाइम सीरीज़ के डेटा हो 92 की और 1993 की, तो हमारे पास 1993 की जो थर्ड क्वार्टर है, ठीक है, द थर्ड क्वार्टर ऑफ 1993 वुड बी कोडेड एज। तो थर्ड जो हमारे पास क्वार्टर बनता है 1993 की, उसको हम कैसे कोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे पास ये जो है लेट सपोज ये 1992 है और ये 1993 है, तो ये 85 से अगर आप स्टार्ट ले लेंगे यहाँ तक तो ये फर्स्ट हो गया एक नंबर, 49 से यहाँ तक ये जो है ये सेकंड नंबर इसका रैंक आ जाएगा। 25 से अगर आप स्टार्ट लेंगे यहाँ तक तो ये हमारे पास थर्ड रैंक पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप स्टार्ट लेंगे यहाँ तक, ठीक है, तो ये फोर्थ, और यहाँ से अगर स्टार्ट लेंगे यहाँ तक तो ये हमारे पास फिफ्थ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब कहते हैं कि आपके पास क्या है, द थर्ड क्वार्टर ऑफ 1993। थर्ड क्वार्टर कौन सा है, तो थर्ड क्वार्टर जो हमारे पास 1993 का है वो ये वाला है, ठीक है। 29 जो है ये थर्ड क्वार्टर है, ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो थर्ड क्वार्टर के लिए हमने जो है कौन सा रैंक देना है या कौन सा कोड देना है, वो 5 ही देना है, ठीक है। तो ये 5 में आता है, तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 90। अज्यूम दैट you have been given quarterly sales data for a 5-year period. लेट सपोज आपके पास 5 साल के लिए क्वार्टरली सेल्स डेटा है। टू यूज़ द रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड ऑफ कंप्यूटिंग अ सीजनल इंडेक्स। अगर आप रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड यूज़ करके आप सीजनल इंडेक्स कंप्यूट करना चाहते हो
तो आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा? कंप्यूट द 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज, डिस्कार्ड हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू फॉर ईच क्वार्टर, कैलकुलेट द 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज टोटल। तो आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो सी ऑप्शन यानी कि कैलकुलेट द 4 क्वार्टर मूविंग टोटल जो है ये आपका फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप जो है ये आपका होना चाहिए। डियर्स, आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 90 तक जो क्वेश्चन है ये काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 91 से जो 100 तक MCQs है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं, क्योंकि ये इंडेक्स नंबर्स के है और इसकी सोल्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसकी सोल्यूशन करेंगे इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। फिर भी हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब की बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।